भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयतुलय माई शक्ति आचार्य चंद्र कुमार क्रमांक 1039, दिन शनिवार, तारीख 19 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विजय कुमार साहब जो एडवोकेट हैं फरीदाबाद में। और आज आपका जो विषय है वो है तनाव प्रबंधन भाग 2। इससे पूर्व भी आप पार्ट 1 ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो आदरणीय मैंने विजय कुमार साहब से निवेदन करती कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विजय। नमस्कार नेप साहब, सीकरी जी, ऋषि जी, अरविंद जी, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम उम्र को नहीं किया जाता, प्रणाम एक विनम्रता का नियम है। जो आपके सामने है उसको प्रणाम करना ही चाहिए। तो आप बड़े ज्ञानी आदमी जिनसे मैं आज बात कर रहा हूं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो नाकामयाब आदमी परेशान, सबसे ज्यादा परेशान। जो जीवन के में कामयाब नहीं हुआ बहुत परेशान। जो स्ट्रेस लेवल है उन्हीं का बहुत ज्यादा। खुद कामयाब नहीं हुए, बच्चे कामयाब नहीं हुए, तो सबसे बुरी बीमारी गरीबी। इससे कैसे बाहर निकला जाए, इससे कैसे आगे बढ़ा जाए। आज मैं स्टीवन आर कोवे की उस किताब पे थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, क्योंकि पूरी किताब तो अगर इसका सिलेबस किया जाए तो ये 6 महीने का है, परंतु मैं इसको बहुत जल्दी समराइज करके बात करूंगा। स्टीवन आर कोवे भगवान कृष्ण के बाद अगर कोई मोटिवेटर हुआ है, हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु जो पॉपुलर हुआ है, जो $6 लाख पर सेकंड का चार्ज करता था, वो स्टीवन आर कोवे। उसने अपने जीवन में, ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूं कि ओवरनाइट को भी सक्सेस नहीं मिलती। 3000 कामयाब, कामयाब नहीं, अल्ट्रा कामयाब, अल्ट्रा जो सबसे अमीर थे उन आदमियों के उसने इंटरव्यू लिए। 3 साल तक इंटरव्यू लेता रहा और उसके बाद 3 साल उसने कोई काम, सिर्फ उनको पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद एक उसने किताब लिखी, 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, जो आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूरोप की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उस पर ये सिलेबस पढ़ाई जाती है। ये जो बड़े बड़े सीईओ बन के आते हैं इस किताब का कोर्स करते हैं, चाहे 1 हफ्ते का हो, 6 महीने का हो, करते हुए इसके बिना उनका चारा नहीं। तो उन्होंने 7 आदतें सब में कॉमन देखी जो कामयाब आदमी, उन सब। पहले तो ये माना जाता था कि कामयाब आदमी चरित्र का अच्छा होना चाहिए, सेहत का अच्छा होना चाहिए, दिमागी तौर पे अलर्ट होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें थी। परंतु वक्त के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया। इस किताब के बाद बहुत सारी चीजें ये बदली कि आदमी को इन सब की तो जरूरत है। बेसिक ईमान, सेहत अच्छी से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे विचार ही, हमारी सोच ही हमारे शब्द बनाती है, और शब्द भी हमारा करेक्टर ही हमारी आदतें बनाती है, और आदतें ही हमें कामयाब और नाकामयाब करती है।
एक वक्त में परिवार में दो भाई होते हैं, एक काम ही मुकद्दर का दोष तब होता है जब आदमी को जन्मजात ही अंधा हो, जन्मजात अपाहिज हो। यदि अपने दोनों बच्चों को, चारों बच्चों को भेज देते हैं, उनमें से कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ता। जो नहीं पढ़ता उसकी किस्मत की बात नहीं है, वो लापरवाह है। वो अपने माय डियर ब्रदर, यदि कोई आदमी अपने काम के प्रति वफादार हो तो नाकामयाब होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा। वफादार ही नहीं होते, हम सोचते नहीं है कामयाबी के बारे में। एक ही क्लास में हम सब वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, कि अच्छे वकील निकलते हैं, उसी में से क्लर्क लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारी सोच के कारण। सबसे पहला जो उसने कहा कि जो कामयाब आदमी है वो प्रोएक्टिव हो, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच। एक्टिव तो हम सारे कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु प्रोएक्टिव क्या है, इसको दो सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है। नाकामयाब आदमी हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात। जैसे भाई बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, आज बाहर बहुत गर्मी, जो उनके हाथ में नहीं है। आज तूफान आ गया है और बहुत बड़ा तूफान आ गया है, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पर फिर भी उसका जिक्र करते हैं। पंजाब का सीएम भगवंत मान कामयाब है, या दिल्ली का सीएम फेलियर है, या यूपी के योगी जी आ गए, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। दे आर पासिंग टाइम, उनका जिक्र करते रहते सारा दिन। मेरा कजन है जो आईआईटी क्लियर कर गया था इंजीनियरिंग में, पर कामयाब नहीं, कुछ नहीं किया जीवन का। क्यों? आईआईटी तो कर गया, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आती करके, मेहनत की हुई कर गया, पर आज की तारीख में उसके पास जॉब है, उसके साथी को 1.5 करोड़ ले रहा है, 2 करोड़ ले रहा है, तो ही जॉब। तो मैंने पूछा उसको, भाई तेरे साथ ऐसी क्या दिक्कत है? और मुझे भी नहीं पता, मेरा तू कहे तो मैं बता दूं, तो मैं से छोटा है, बोला भाई साहब बता दो, शायद मैं सुधर ही जाऊं। मैं सुधरने की बात ये है कि तू वो बातें करता है जिसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कि पाकिस्तान में बड़ी गरीबी है, बांग्लादेश हमारा विरोधी है, पंजाब में यही आतंकवादी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट आदमी, आईआईटी कानपुर से पास, मुझे तो बड़ा काम करना है। सोचे सारा दिन इसी काम पे तो लगा रहता है, एंड ही इज फुली फेलियर। यदि आप कंपिटेंट हो 1 करोड़ कमाने के और कमा रहे हो 10 लाख, तो फेलियर है। माय डियर, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह। आप सारे के सारे प्रोएक्टिव बन। प्रोएक्टिव कौन होता है? प्रोएक्टिव वो होता है जो अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, अपनी जिम्मेवारी के बारे में सोचता है कि मैं हर तरह से मैं ही जिम्मेवार, अच्छे बुरे का मैं जिम्मेवार हूं, कोई और जिम्मेवार नहीं है। जानते सचिन तेंदुलकर जब खेलने के लिए आया था तो ये कहा गया था कि लड़का सिक्सर तो लगा ही नहीं सकता, छोटे से कद का है, बट उसके दिमाग में तब जब गवाह कर लगा सकता है तो सचिन भी लगा, कामयाब बना। उसने किसी का जवाब नहीं दिया, ये कहा कि मेरा बल्ला ही जवाब दे, और ये सच बात, उसके बल्ले ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी पहली बार एमपी बने और पहली बार प्रधानमंत्री,
सब कहते हैं कि इसको तजर्बा स्टेट का है, सेंटर का तो तजर्बा ही नहीं है, पूरी तरह फेलियर होगा ही। सरकार सीटें तो मिल गई पर कामयाब नहीं होगा। हमारे योगी जी को तो बहुत तजर्बा, बहुत बड़ा तजर्बा है, और मोदी को तो तजर्बा ही कोई नहीं, फिर भी कामयाब। क्योंकि कामयाबी के लिए किसी ऊंचे परिवार की जरूरत नहीं, बहुत सारे धन दौलत की जरूरत नहीं है। कामयाबी के लिए कामयाब सोच की जरूरत, नेगेटिव में से पॉजिटिव तलाश। यदि हम, सिचुएशन सबके लिए बराबर होती, मैंने पिछले शायद लेक्चर में भी कहा था कि कनाडा में दो भाई हैं, सगे भाई, जिंदा है आज। उस पे साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे किया कि एक तो ड्रग लेता है और दूसरा भाई कामयाब आदमी, और दोनों जुड़वा है। उन्होंने पूछा भाई ये क्या था, वो इतना ड्रग लेता है और ये कितना बढ़िया आदमी है, ये कामयाब भी, फैमिली भी सेटल है। उसने कहा भाई जिसका माँ बाप रोज झगड़ा करता हो, दारू पीता, ड्रग लेता हो, तो मैं तो ऐसा ही बनूंगा। तो दूसरे से पूछा तू क्यों नहीं ऐसा बना? मैं ऐसा इसलिए नहीं बना कि जब ये लड़ते थे मैं कहता था मैं ड्रग नहीं लूंगा। इसका हमारे दिमाग की ट्रेनिंग उसने ऐसी थी। जब हम ट्रेनिंग ठीक देते हैं, दिमाग सबसे बड़ा गुलाम है दुनिया में। अगर कोई गुलाम है तो हमारा दिमाग। हम सबके पास दो दिमाग, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस तो वो है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब कॉन्शियस वो जिससे बातें निकल निकल के। अब मुझे याद नहीं करना पड़ता, मुझे पता है कि ये मैंने क्या। जब हम कामयाबी का विचार अपने दिमाग में बिठा लेते, तो जो लेफ्ट ब्रेन है मेरा, आपका भी लेफ्ट, उसी पे एक्शन काम करता है, रस्ते बताता है, आज ये कर, अब ये कर, अब ये कर, और अकॉर्डिंगली बनते जा। हम रिएक्शन देते हैं, हर चीज का रिएक्ट करते हैं। हमेशा क्रिकेट की तरह जीवन जियो, जैसे बॉल आती है ना तो खिलाड़ी उसके साथ आ जाते हैं, ऐसे। तो वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स करता। और यदि आप यूं करोगे तो आपको भी चोट लगेगी। क्या चीज लाइफ में रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना नहीं, क्योंकि रिएक्शन कभी भी बढ़िया, कभी भी बढ़िया है। दूसरी आदत है, कभी कोई भी काम करो, थिंक देन स्टार्ट, बिगिन विद द एंडिंग माइंड, इसका अंत क्या होगा। कोई भी काम करो उसका अंत पहले से। पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फेलियर रहा, मैं जानता हूं फेलियर, परंतु उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि युद्ध छेड़ लेना आसान काम है, बंद करना किसी के हाथ में होता है। जब हम छेड़ लेते हैं तो बंद के बारे में हम सोच नहीं सकते, और वही हुआ। आज रशिया का युद्ध चल रहा है, लगता था 7-8 दिन में सारा खत्म कर देगा, पर हुआ तो भी साल 2 साल होने वाले हैं। इसलिए एंडिंग माइंड से सोचो कि अंत इसका होगा क्या। अंत कुछ भी हो सकता है, कामयाब भी हो सकते हैं, नाकामयाब भी हो सकते हैं। जब एक कारपेंटर कोई चीज बनाता है साथी, तो 2 बार सोचता है, तब एक बार काटता है। इसके पीछे थ्योरी ये है, थिंक ट्वाइस, कट विल बी द वन। हम 2 बार सोचेंगे, 2 बार नहीं एक ही बार काटना पड़ेगा। यदि हम एक बार सोचेंगे तो हो सकता है दोबारा भी काटना। कारपेंटर से सीखो कि पहले सोचो इसका अंत होगा क्या, इसकी शेप क्या होगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो पहले दिमाग में ना आई। सीधी धरती पे हर चीज पहले दिमाग में, हर वस्तु पहले दिमाग में, जो भी बना है पहले
दिमाग में विजुअलाइज हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी ऑटोमोबाइल बायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं बिजली बना रहा था तो मेरे ख्वाबों में बिजली चमकती। मैं ख्वाब ये लेता था कि एक दिन दुनिया रोशन हो, और ख्वाब सच हुआ। आज दुनिया रोशन है, बल्ब के कारण रोशन। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई सुना है आप इसमें 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, अप्रोच देखिए, पॉजिटिव अप्रोच देखिए। बोला नहीं नहीं नहीं, फेल नहीं हुए। मैं 10,000 वो तरीके जान गया हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनता, एक से बल्ब बनता, मैं वो भी सीखा हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसी दुर्घटना हो, घटना हो, तो उसमें से देखिए निकलता क्या है। एंड के बारे में जरूर सोच लीजिए, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, परंतु उसमें से क्या आपने ढूंढा, क्या पाया, ये जरूर देखिए। अमेरिका में आज की तारीख में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। मिस्टर नोबेल अपने नाम से बनाया। मिस्टर नोबेल एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा कि दुनिया में वो आदमी जिसने तबाही मचा रखी, जो दुनिया का तबाही के मंसूबे बनाता था, आज वो दुनिया से चला गया। एक राक्षस चला, क्योंकि मिस्टर नोबेल बारूद बनाते। अमेरिका में सरकार नहीं, प्राइवेट फर्में ही बारूद बनाती, आर्मोनेशन प्राइवेट फर्में बनाती और गवर्नमेंट उससे खरीदती है। देयर इज फ्री ट्रेड। जब उसने पढ़ा तो उसको ये लगा यार तो मेरे मरने के बाद तो लोग मुझे ऐसे याद करते। फोन किया प्रेस को, अखबार को, उन्होंने कही माफी दे दो, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। परंतु उसके दिमाग में बात नहीं खत्म हुई। बोला ऐसा कुछ करूंगा जिसे दुनिया मुझे राक्षस याद रखे। तब जितना पैसा था सारा बेच के बैंक में जमा कर दिया, ब्याज से नोबेल पुरस्कार दिए जाए। माय डियर, जब भी कोई अच्छा काम करते हो उसका अंत जरूर सोचो। तुम्हारे मन मुताबिक हो नहीं, क्यों नहीं हो सकता कि सामने वाले आदमी की सोच अलग, तुम्हारे वाली सोच उस पर लागू नहीं, फिर विरोधी भी है। जितना भी आप काम करते हैं 80% लोग ये कहते हैं कि काम होगा ही नहीं, ये कामयाब नहीं होगा, ये फेल होगा। 10% लोग कहते हैं कि अगर हो भी गया तो घर वालों की सहयोग से होगा, अपने आप हो ही नहीं सकता। एक आध परसेंट लोग कहते हैं कि यार हो जाएगा, ये मेहनती है, लड़का मेहनती है। इसलिए माय डियर, जब भी आप काम करो ये सोच के करो कि एंड में क्या है, और उसमें पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे बात करूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो जो विजुअलाइज किया है आज तक वही वो हो, ये मेरा अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस। 1971 में मैं एक, हमारे कुंवर राजेंद्र सिंह जी थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, उनके पास एफिडेविट रजिस्टर करवाने के लिए गया, तो उनकी ऑफिस में कूलर लगा हुआ, हवा वाला एयर कूलर। मैं बड़ी ठंडी हवा लगी। उन दिनों घर घर कूलर नहीं होते थे, 70 का। टेस्ट करवा के जैसे बाहर आया तो मैंने मुझे से पूछा, मैंने कहा कि ये जो क्या है, जो कूलर कूलर कहते हैं, तो ये जो वकील साहब है कहाँ से पढ़े हैं? बोला जी ये पता नहीं कहाँ से पढ़ा, पता है मुझे ध्यान नहीं कहाँ से पढ़े हैं। तो दिमाग में पिक्चर लेके आया कि विजय शर्मा तू भी ऐसा ही वकील बन, तेरे पास भी कूलर हो, तेरे पास भी अच्छा ही ऑफिस हो, रिवॉल्विंग चेयर हो, इतनी सारी किताब हो। एक बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा ही होता है। एक ऐसा ख्वाब लेके आ गया और उस ख्वाब को मैंने पाला पोसा। और जब मैंने अपने ऑफिस का मुहूर्त किया 6 मई 1970 को, तो मैं ईमानदार से सोच के परेशान था, अरे यार ख्वाब मैंने देखा और वैसा ही ख्वाब सच हुआ। उतने बड़ा टेबल है, वैसे ही रिवॉल्विंग चेयर है, वैसे ही कूलर लगा हुआ है, सब कुछ वैसे ही। नहीं था तो फाइलें नहीं, क्योंकि किसी कोई नहीं था, ऑफिस था।
और एक्सचेंज आई ओके बहुत हो। इसलिए माय डियर, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज ग्रेट पावर। जो आप विजुअलाइज करते हो वो होता है, क्योंकि सब कॉन्शियस में चला जाता है। सब कॉन्शियस में जाने का मतलब यह है कि वो काम दिमाग अपने, कहते हैं ना आत्मा परमात्मा है, आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा वाकई परमात्मा मेरे अंदर है, वाकई आपके अंदर है, सबके अंदर है। वो सारे काम करने को तैयार बैठा है। हम अगर किसी का नुकसान कर रहा चाहे तो वो तो नहीं करेगा, हमारा अपना हो जाए, किसी का नहीं अपना जरूर होगा। इसलिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को हमेशा यूज करो। जो तुम चाहते हो उसे कंप्लीट हुआ मानो। दूसरा, मैंने अभी कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो महीना भर बंद रहे, मैं घर पे ही था 1.5 महीना, क्यों मुझे खुद भी कोरोना हुआ। तो वेला बैठा था, मैंने यार लाइफ में गोल ही लिखे। मैंने गोल लिखे, अपनी लाइफ में लक्ष्य लिखे। लक्ष्य लिखने हैं 11 एक बार। अब मैं 2 साल बाद उसको जब देखा, उन लक्ष्य को देखा, तो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे, पूरे हो चुके थे। इसलिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज ए ग्रेट पावर। ये 2 नंबर पे कवि साहब ने कहा है, कवि साहब ने कहा है। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो पहले नंबर की चीज पहले पे, यदि हम पहले पे नहीं रखते तो हमें हमें दिक्कत आ जाती। जिस तरह बच्चों का काम है पढ़ना, बच्चे आवारागर्दी करना शुरू करते, नहीं बन पाएगी। जो समय है उसके मुताबिक ही काम करो। ये तीसरी बड़ी हैबिट है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब सोच लेते हैं, हमने गोल भी सेट कर ली, जिसका गोल सेट नहीं है ना वो कहीं पहुंचे रहे। आप सबसे पहले जब आप बड़े हो जाते हैं, कोई भी अपने बच्चों को भी तो अपनी लाइफ में बनना के पहले वो तो तय कर। जिसका गोल सेट नहीं है वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचने के लिए जरूरी है कहीं ना कहीं आपका सेट टारगेट। यदि हम चाहते हैं हमें दिल्ली जाना है, सोच लिया दिल्ली जाना है, तो सड़क पूछेंगे। यदि हम चौक पे खड़े कहीं भी चले जाते हो, कहीं भी चले जाओ, पहुंचोगे तो कहीं नहीं, पहुंचोगे कहीं नहीं। और अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो फिर भी लोगों को प्राप्त नहीं। बच्चे स्कूल में, मुझे मैं कॉलेज में जाता हूँ, पूछते हैं कि सर आपने पिछली बार कहा था गोल सेट, हमने सेट कर लिया पहुंचे। आप गोल सेट वहां क्या करेंगे? मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, नोटिफिकेशन आ गया, आपने अपना पढ़ना बंद किया, नोटिफिकेशन शुरू कर। फेसबुक पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, फिर यूट्यूब पर उनके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो गोल कहाँ अचीव कर पाओ? और उन आदमियों से बच के रहो जो तुम्हारे पास आते हैं सिर्फ टाइम पास, हवाबाजी करने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनफैक्ट वो कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ हवाबाजी करते। एक दिन एक मेरे पास हल्का सा नेता आया मेरे पास, बोला जी बहुत जी मुझे आपसे सलाह ली। मैंने कहा मैं भाई सलाह के पैसे लेता हूँ। बोला जी दीजिए पैसे, पर सलाह जरूर दो। मैंने पूछ, बोला जी दरअसल क्या है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये कॉन्स्टिट्यूंसी ब्राह्मणों की है और फिर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ये पार्टी मुझे टिकट दे दिया तो मैं तो एमएलए बना ही पड़ा हूँ। तो अच्छी बात है, अगर मैं एमएलए बन गया तो मंत्री भी बना ही पड़ा हूँ। पर मैं मंत्री बनूंगा नहीं, क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने कहा पंडित जी ऐसा है, अभी तुम्हें टिकट नहीं मिली तो मुख्यमंत्री ख्वाब देख रहे,
ख्वाब देखो, पर कुछ धरती पे तो दरअसल में तो कुछ करो। दरअसल में उसने कुछ नहीं किया। मेरे को कब मर जाता था, खैर मैंने फीस उससे नहीं ली, मैं लीडर आदमी है, कभी छोटे मोटे काम तो कर देगा। पर तो एक दिन क्या हुआ, उसके बाप ने कहा लीडर है तो कुछ जलसा जुलूस कर, थोड़ी बहुत तेरी पहचान हो। वो बिजली वालों के दफ्तर जुलूस करने चला गया और वहां लाठी पड़ी, पुलिस कर मर गया। हमने भी जाके बड़े कहा भी बड़ा बढ़िया आदमी था, बड़ा ये था, पर तो रिजल्ट क्या हुआ, ओवर एक्साइटेड। बिना लक्ष्य के कहीं आदमी पहुंचा नहीं, ना पहुंचेगा। यदि जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हवाबाजों के पास बैठने से लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और मान लीजिए आप कहीं पहुंच गए तो आपका मामला सेट हो गया, पैसे भी आ गए आपके पास, जीवन में बहुत बड़ा ये बात तो ठीक है, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। सुबह उठते ही पैसा चाहिए, परंतु जो मनी मैनेजमेंट नहीं जानते उनको पैसे दे तो उनको समझ नहीं आता क्या करना। पुरानी एग्जाम्पल ये है कि मीना कुमारी एक कामयाब हीरोइन, और इतना पैसा उसने कमाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब उसकी डेथ हुई सरकारी हॉस्पिटल में हुई, पैसे बिल देने के पैसे, एक पंजाबी फिल्मों में हीरो था कौल, कश्मीरी ब्राह्मण था कौल, उसने बहुत पैसा, परंतु हॉस्पिटल में उसको देने के लिए बिल के पैसे क्या हुआ। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब पैसा आता है पैसे को खर्च करना शुरू कर देते। जब पैसा आए तो पैसे का सम्मान करना चाहिए। पैसा घर में आए हुए दामाद की तरह होता है, बहुत जल्दी रूठ जाता है, जरा सी बात पर रूठ जाता है। जब पैसा आता है तो सबसे पहले हम कार खरीदते हैं, बढ़िया वाली, छोटी नहीं बढ़िया वाली। उसके बाद घर में हमने ग्रेनाइट ही लगवाना है। मेरा एक कजन है, मुझसे बहुत छोटा है, उसने नोएडा में, अपने नोएडा में एक मकान बनाया और उसने फोन किया, अंकल जी आपने जरूर आना है। मैं बेटा हूँ, मैं गया। अभी की बात, उसने 1,20,00,000 रुपए लोन लिया मकान बनाने, जबकि डेट इन्वेस्टमेंट है, इसमें आना कुछ नहीं है। इसकी मेंटेनेंस कम से कम 10,000 रुपए महीने की है, आना तो कुछ है ही। तो मैंने कहा बेटा ये तूने लोन लोन लेके बनाया? बोला हाँ। छोटा है। मैंने कितना ब्याज है महीने का? बोला यही कोई लाख 1.25 लाख है। तेरी सैलरी कितनी है? बोला जी है 2.5 लाख के आसपास। ठीक। तो उसके पिताजी वहीं खड़े थे, वो समझ गए, बोले भैया ये जितनी सैलरी है ये सैलरी अगले 20 साल तक कंपनी को ही देगा ये, और घर खर्च इसकी बीवी की कमाई से चले। अब मैं उसको तो नहीं कहा, घर आके मैंने कहा, मैंने बेटा अपने बेटे को कहा कि इसका क्या स्टेप है, वाइस था कि बेवकूफ थी? बोले बिल्कुल बेवकूफ। घर में तुम 10 करोड़ भी लगा लो घर ही रहेगा, आमदनी उससे कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि मैं कॉलर ऊंचा कर लूं रिश्तेदारों में, मेरा मकान बहुत बढ़िया है, अरे प्यारा लाल कलर का विजय शर्मा फरीदाबाद का बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया मकान, मकान बनाओ, बहुत बढ़िया की जरूरत नहीं। गाड़ी लो, बहुत बढ़िया की जरूरत नहीं। वारन बफेट 20 साल पुरानी, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी है, 20 साल पुरानी कार चला रहा आज भी, बोले चल रही, मैंने कर एसी इसमें चल रहा है,
खराबी कोई नहीं है, सर्विस कराता हूँ 20 साल पुरानी कार चला। अमीर बनना है तो अमीरी के नियम भी सीखने पड़ेंगे। ये नहीं कि पैसा आ गया तो नियम गरीबी वाले लागू कर, नहीं होगा। 6 करोड़ रुपए अभी कौन बनेगा करोड़पति में जीता कोई, तो आज की तारीख में कर्जदार है, सारे खत्म कर दिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे, क्या नाम इनका, ये एक दिन कह रहे थे कि टाटा जी मुझे मिलने के लिए आए मेरे घर पे, गडकरी जी, टीवी पे इंटरव्यू में था, और मेरे को कह रहे आपका घर मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कहा जी अपने ड्राइवर को मोबाइल दो, मैं लाइव लोकेशन भेज देता हूँ। तो टाटा ने कहा, अभी जिनका डेथ हुई है, कि गाड़ी तो मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे ही बताना पड़ेगा। अब आप सोचिए, उसकी कंपनी में कम से कम 10,000 ड्राइवर हैं आज की तारीख में भी, और 79 अरब रुपए उसने अपने जीवन में डोनेट किया है, पर ड्राइवर नहीं रखा। मैं क्या, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। जरूरत पे जरूर कोई काम करो, दिगर जरूरत अगर तुम, वारन बफेट भी ये कहता है, अगर तुम गैर जरूरी चीजें खरीदनी शुरू कर दोगे, तो जब जरूरी चीजें खरीदनी पड़ेंगी तो तुम्हें ये चीजें बेचनी पड़ेंगी। गैर जरूरी चीजें अगर तुम खरीद लोगे, तो जब जरूरत पड़ेगी जरूरी चीजों की, तो चीजें तुम्हें बेचनी पड़ेगी। इसलिए मनी मैनेजमेंट भी आनी ही चाहिए। पैसा आ जाए, मनी मैनेजमेंट ना आए, तो ये कन्फर्म है कि मनी टिकेगी, पैसा टिकना ही चाहिए। आगे है विन विन सिचुएशन नंबर 4। क्या, अच्छा गैर जरूरी वाला। यदि आप गैर जरूरी चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यकीन मानिए जिस दिन उन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हमें गैर जरूरी चीजें बेचनी पड़ेगी। हमें अपने जीवन में एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैरियर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फैमिली पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सोसाइटी में भी करना चाहिए, और स्पिरिचुअल पे सबसे ज्यादा करना चाहिए। कि जब हम बुरा वक्त आता है, वही हमारे साथ खड़ा, वही हमारे साथ परमात्मा। जब हम परेशान होते हैं ना, आप कभी भी नोट कर रहे हो, वो आपके साथ खड़ा हो, बिल्कुल आपके साथ खड़ा हो। रूप कोई भी हो, अरविंद शर्मा जी हो, सीकरी साहब हो, नैब साहब हो, कोई भी हो, ये मेरे साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि चौधरी साहब हो, ये मेरे साथ खड़े मिलेंगे मुझे। इसलिए इन चीजों पे इन्वेस्ट करो, ना कि बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पे, बढ़िया बढ़िया होटलों पे। नो नो, मनी मैनेजमेंट आपको आनी ही चाहिए। यदि मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो कमाया हुआ पैसा बेकार, बिल्कुल बेकार हो जाए। और चौथी आदत है अमीर आदमी जो बने हैं, विन विन सिचुएशन। अब विन विन सिचुएशन क्या है? विन विन सिचुएशन ये है कि दिमाग में ये रखो कि मैं, जैसे मैं वकील हूं, मैं किसी पैसे लेता हूं, मैं सोचता हूं इसके बदले में इसको क्या दे रहा हूं। ये सोचना मेरा जरूरी है कि मैंने इसे 1 लाख दे दिया, 50,000 दे दिए, इसके बदले कितना रिलीफ दे रहा हूं। यदि मैं रिलीफ नहीं दे पा रहा हूं, तो पैसा मुसलमानों की नजरों में हराम और हिंदुओं की नजरों में बेईमानी। हलाल और हराम मैंने मुसलमानों से सीखा, तो पढ़ता कि हलाल और हराम क्या है, और बेईमान ईमानदारी मैंने हिंदू हूं इसलिए मैं जानता हूं। जब आप ये मान लेते हैं कि जो मैं ले रहा हूं उसके बदले क्या दे रहा हूं, आप नोट करना आज मेरी बात। जिन बच्चों को पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है, जिन भी बच्चों को, बच्चे नहीं, माँ बाप के बच्चे बड़े हो जाते तो वो बच्चे रहते हैं माँ बाप के लिए, चाहे बच्चा 50 साल का हो। देखा कईयों की बर्बाद हो जाती है, और कई उसे कई गुना कर देते हैं। वो तभी कामयाब होते हैं जब
उसके बदले में रीपेमेंट करते हैं। रीपेमेंट क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, अपने उन बहन भाइयों को ध्यान रखते हैं जो डिपेंड है आप, जिनको आपकी जरूरत है। वो पैसा तभी फंसता। एक जैन मुनि एक दिन कह रहे थे, मैंने उनको टीवी पे देखा है, सुना है, कि एक आदमी ने निर्णय लिया, बोला आदमी जिंदा है वो, कि मैं 1956 में वो 10 रुपए डोनेट करता था, और करता रोता नहीं है। कलकत्ता का रहने वाला सेठ, उसे नियम नहीं तोड़ा। आज वो 1 लाख रुपए पर डे डोनेट करता। डोनेट ये नहीं कि बांटता है, खाने में लगाता है, जो आए खा ले, जो आए खा ले। और 10 रुपए का बहुत आ 1 लाख का आने लगे। पैसे से ऐसे आते हैं। जो आदमी वापस करना नहीं जानता, इसे इको साउंड, आप मसूरी गए होंगे सारे के सारे, वहां एक इको पॉइंट, जो आप बोलते हो ही लौट क्या, जो आप बोलते हो वो साउंड लौट क्या थी। इसी तरह यहां पर भी जीवन में भी यही है कि जो आप दोगे वही मिले। माँ बाप से मैंने प्रॉपर्टी ले ली, और पानी उनको कभी मैंने पूछा नहीं, तो वो दोस्त प्रॉपर्टी टिकेगी नहीं, बल्कि मेरी कमाई होगी साथ में। ये कुदरत का नियम है, और मेरा परखा हुआ नियम है। मेरा एक बहुत नजदीकी दोस्त है, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि चर्चा में आ जाता है। वो 4 भाई हैं, 4 में से 3 ने अपने पिताजी के खाते से, एक ने 40 लाख रुपए निकाल लिया, एक ने 37 लाख रुपए निकाल लिया, एक ने प्लॉट बेईमानी से अपने नाम करवा लिया। पिताजी की तबीयत खराब थी, वो बुलाया तहसीलदार को कि मेरे नाम करना चाहते, पर बोल नहीं पा रहे, तो करवा लिया। आज चौथे भाई ने कुछ नहीं करवाया। चौथे ने कुछ नहीं करवाया। चौथे के तीनों बच्चे यूरोप में सेटल हैं, यहां भी मौज कर रहा हूं। और जो बाकी 3 हैं, बड़े की लड़की के 2 बार डाइवोर्स हो गया, 2 शादी की, दोनों बार तलाक। लड़का ड्रग एडिक्टेड है, उसे छोटे ने दुकान खोली, दुकान का दिलवाला। तीसरे ने, बच्चे स्कूल ही नहीं गए। और बताओ, आप जब तक रीपेमेंट करना, आप नहीं, सॉरी मैं, आपको तो, आप तो बड़े आदमी है, सारे समझदार आदमी है, जब तक मैं रीपेमेंट करना नहीं सीखता हूं, तो कामयाबी के बारे में सोचना बंद कर दी। कामयाब हो ही नहीं सकता। कई बार आदमी को ये लगता है कि अगर ये सारा कुछ मैंने दे दिया तो मेरे को कुछ नहीं बचा। नेचर का नियम है, लॉ ऑफ अबंडेंस, कि सारा कुछ मैं अपने कब्जे में ले लूं, सारा कुछ मैं कर लूं। कुदरत से कोई कमी नहीं है। क्या समुद्र पे पानी कभी कमी आई? वो तो परमात्मा का बनाया हुआ भाई, और परमात्मा तो खुद सबसे सर्वशक्तिमान है, उस पर कोई कमी नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो मांगे, यहां वहां सच। परमात्मा की कोई कमी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। आप जो जो से मांगे वो देता रहेगा। परंतु नियम यही है, अगर पतनाला नहीं है तो छत बैठने का डर है। छत बैठ जाएगी, पानी वहां टिकेगा, तो इसलिए पतनाला होना जरूरी है। और उन जरूरतमंदों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने तुम्हें नुकसान भी पहुंचाया। ये मत सोचना जो तुम्हारे मित्र उनको दो नो, जो तुम्हारे दुश्मन भी हैं जिन्होंने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया। मैं आज आपको जीवन के ऑन एयर कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। मेरे एक चचा हैं, उन्होंने ये प्लान बनाया
कि विजय शर्मा जब गांव में आएगा तो उसका मरवा दें, इसका मर्डर करवा दें। और बताना था उन्होंने मेरे कजन को, आंखें कमजोर थी, मोबाइल पे बता दिया उन्होंने। देखिए जब कुदरत मदद करती है, चौधरी साहब तो ऐसे करती है कि उसको, यार मैं विजय का मरवाने का प्रबंध कर दिया, कुछ चिंता ना कर, 10,000 रुपये लेगा वो। हमारे है गांव में कुछ कत्ल करता है, बात खत्म हो गई। फिर मैंने कहा, मैंने भी चाचा क्यों मरवाने के चक्कर में तू, मैं जिंदा रहा, तेरी कोई मदद, अच्छा तू था। फिर आदमी शर्मसार को हो ही जाता है। अब जब वो बीमार पड़ा हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार इसके लिए, इसके दिमाग में मेरे लिए इतनी सारी नफरत है, कुछ तो कम करो। बोला देख विजय इतने पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे, मैंने दिए। इसलिए माय डियर, यदि तुम देना चाहते हो तो कुदरत वाला, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करने को बिल्कुल तैयार है। और कुदरत के पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, जो तुम मांगो वही मिलेगा। सीक फर्स्ट, अंडरस्टैंड देम। पहले सुनो। इसका जो ऑथर है ना, इसने कहा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। तो उसके दोस्त ने कहा भाई तूने उसकी बात कही? कि बोला सुनता ही नहीं मेरी। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हम सबके पास, बुजुर्गों के पास है कि हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। तो इसने कहा ऑथर को कि भाई पहले तू उसकी सुन, उसके बाद उम्मीद करना तेरी सुन। हमारा क्या था, हम किसी की बात सुनते हैं तो साथ सोचने से जवाब ये देना है। हम एम्पैथेटिक लिसनिंग हमारी आदत नहीं। किसी बात को ध्यान से सुनो, उसको लगता है गहराई से सुनो, जवाब मत दो। यदि हम ये सोचेंगे इसका जवाब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे। हमें उसकी बात सुननी है, पूरी तरह सुननी है, आंखों से, कानों से महसूस करनी है। आंखों से उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो देखना है, कानों से उसके हर शब्द पे ध्यान देना है। यदि हम उसका हर शब्द पे ध्यान देंगे तो अब यकीन रखिए जो जवाब आप दोगे अति उत्तम जवाब। हम ये तो कहते हैं सब्जी बनने 15 मिनट लगते हैं, पर जवाब तो हम पहले तैयार रखते हैं। ये पकड़ भाई इंस्टेंट नो, पहले सुनो समझो फिर जवाब को। ये जितने बड़े अमीर आदमी हैं पहले हर बात को ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद विचार करते हैं, फिर वो जवाब देते हैं। और कुछ आदमी तो बिल्कुल तैयार रहते हैं, किसी ने कुछ कहा फट, हाँ मेरे में रुका नहीं जाता, ये बड़े गर्व से कहते। आप तू कहे तड़ा सुन, अरे तो तू कह तो ले ले बड़े मानस, नहीं वहां तक नौबत नहीं आने देते। इसलिए माय डियर पहले सुनना, सुनना कानों से होता है, महसूस आंखों से किया जाता है। कह क्या रहा है, कह क्यों रहा है, उसकी डेप्थ में जाओ, फिर अपने दिमाग से पूछिए इसका जवाब क्या देना। ये लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये सेकंड में हो जाती है, सेकंड में हो जाती है, पर हमें आदत बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट आदत है, अमीर आदमी जो है उनकी आदत है सिनर्जी। एनर्जी हम सब जानते हैं, एनर्जी ताकत है, सब जानते हैं। सिनर्जी, ये कुवे साहब भी कहते हैं कि सिनर्जी जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर काम करते हैं तो उसको सिनर्जी है। अब आप सोचोगे दो आदमी मिलकर काम करेंगे, अरे भाई लोग एक एक लाख 2-2 लाख मिलकर काम कर रहे हैं। टाटा की कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, सारे मिलकर टाटा के लिए काम कर रहे हैं। बिरला के पास कितने एम्प्लॉय, सारे मिलकर ही काम कर रहे हैं। यदि हम मिलकर काम करते हैं, मिलके काम करते हैं तो कामयाबी निश्चित है। ये मत सोचो बेईमान, एक आध बेईमान भी निकला, ये मत सोच रहा निकला बेईमान, तो बेईमान है क्या है, निकला।
इसलिए माय डियर, सिनर्जी से काम की, सिनर्जी से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कई आदमी साथ मिलकर काम करो, एक क्यों करता है? अमूल बटर वाला अकेला दूध नहीं बेच रहा, बहुत से लोगों का दूध बेच रहा। इसलिए माय डियर, सिनर्जी से काम करो, कामयाबी निश्चित है। अब मिलके काम करने की, अब जब हम बात करते हैं तो परिवार सबसे बड़ी सिनर्जी। एक लड़की या लड़के की शादी होती है, दो प्राणी मिल जाते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दुनिया आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कहता टकराव, छोटा मोटा टकराव हो जाता है, परंतु मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैमिली कैसा परमात्मा की बनाई हुई गिफ्ट है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इकट्ठे रहना सीखते हैं, प्रेम से रहना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, और बहुत सारी बुराइयां खत्म कर देते हैं पति या पत्नी। पत्नी बहुत सारी सुझाव देती है, हालांकि पति आमतौर पर ज्यादा मानते नहीं है, पर मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। आप तीनों जो मेरे सामने बैठे हैं शख्स, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बढ़िया कोई इंस्टीट्यूशन है तो फैमिली, मैरिज लाइफ। देखिए ना, कहाँ से लड़की और कहाँ का लड़का ऐसे जुड़ते हैं जैसे दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए माय डियर, मैं आप सबको ये कहना जरूर चाहता हूँ कि हमें इनसे सीखना है। फैमिली पार्टनरशिप देखते हो, कई की पीढ़ी चल जाती पार्टनरशिप, और चलनी चाहिए, तभी बात बनेगी। सिनर्जी, इसको सिनर्जी कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी नहीं, हमें अपनी सौ को रोज शार्प करते रहना। आरी, आरी, हम सब लकड़ी काटने वाली को जानते हैं। आरी, उससे क्या होता है कि आदमी की परफॉर्मेंस डे बाय डे अपडेट करना चाहिए। एक आदमी अमेरिका में पेड़ काटने का काम करता था और बरसों से काम कर रहा था। एक दिन मालिक ने एक लड़का और रखा, जब वो शाम, पहले डेली, आप सबको पता है डेली वेजेस होती थी, जैसे आज भी मजदूर लेते हैं ना, पहले कंपनियों में भी डेली वेजेस होती थी, फिर वीकली हुई, फिर 15 दिन की हुई, अब महीने की। तो जब वो $2 लेता था, जो नया लड़का है उसको $3 दिए। पुराने वाला भड़क गया, बोला जी मैं तो आपके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अभी $2 देते हैं आप, और इसको आपने पहले दिन $3 दे दिए। उसने रुक, मैं तुझे बता, चला गया। उसने जब तू नए से पूछा तूने कितने पेड़ काटे हैं आज, इसने कहा जी मैंने 4 काटे। तूने? बोला जी मैंने 2 ही काटे। बोला तूने 4 कैसे काटे और तूने 2 कैसे काटे? बोला जी मैंने एक पेड़ काटने के बाद अपनी आड़ी लगा लेता। बोला तूने धार कब की लगाई है? जब खरीदी थी जब से लगाई, उसके बाद नहीं लगाई। इसलिए पेड़ कम कटते हैं, इसीलिए पैसे कम मिलते हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करें। एक दुनिया में कैमरा होता था कोटक, उसने एडवांस नहीं किया, आज कोटक बंद हो गया। कहीं उसका नाम लेवा नहीं है कोई कि कोटक एक कैमरा था, खत्म हो गया। और आज बदलती हुई टेक्नोलॉजी में यदि हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे रह, बहुत ज्यादा पीछे रह। आज एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में। छोटा सा मुल्क है इसराइल, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है कि उसने 28 मुल्कों की नाक में दम कर रखा है। और मैं उसके बने हुए डिफेंस सिस्टम इंडिया भेज रहा है, उसके यार बन गया रशिया, जिसपे अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली है। जिसने भी कर ली है, जो सीखता है रोज रोज नई बात सीखता है, वो कामयाब हो जाता है। जो पुराने ढर्रे का राग लाप रहा है वो कामयाब नहीं होता। अब वकीलों को देखिए ना, जो खाते लिखने जानते थे, कंप्यूटर नहीं जानते, पीछे रह गए। जो कंप्यूटर को जान गए हम आगे बढ़ गए।
आप नहीं सीख सकते तो सीखे आदमी को अपने साथ रखिए, भागिए मत। सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। आज मुझे कुछ कह रहा था, यूएसए में किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी दिन में 2 बार चेंज हो जाता है। और जब टेक्नोलॉजी मोदी ने यहाँ शुरू की तो हमारे भी 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था। टेक्नोलॉजी में अपडेट रहिए यदि आपने कामयाब होना है तो। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए। पाकिस्तान में आज भुखमरी क्यों? एक बड़ा उनका धार्मिक ग्रंथ और बहुत अच्छा ग्रंथ है। मैंने अपने जीवन में 3 ग्रंथ पढ़े हैं। हिंदू हूं, श्रीमद् भागवत गीता तो मैंने खुद पढ़ी। श्री गुरु ग्रंथ साहब मैंने किसी से सुना है, उसे बुलाता था, एक बहन आती थी, वो मुझे सिखाती थी, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा पूरा। और कुरान शरीफ एक मौलवी साहब आते थे, उन्होंने, हमने भगवत गीता को धर्म के लिए रखा, उन्होंने ज्ञान में यूज कर लिया। आज वो कहीं नहीं, इसलिए नहीं है कि उन्होंने धर्म रखिए, धर्म सर्वोपरि है, बिल्कुल मानता हूं मैं, धर्म का सम्मान कीजिए, बहुत बड़ी ताकत है। पर उसकी जगह जो काम करने को कीजिए ना, जैसे खाना बनाते हो तो बनाना ही पड़ेगा। धर्म धर्म ग्रंथों से नहीं आएगा खाना, रोजगार मिल जाएगा पर कमाना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान इतना पीछे। और आखिरी जो इनके लिए है, समय भी मुझे लगता है जवाब देता जा रहा है, जो आखिरी है इनके लिए 7वीं हैबिट जो है, ये परमात्मा के प्रति इनका अटूट विश्वास था। साथ जिनकी अमीर आदमी है उनका आज भी सब कुछ करने वाला वो। यदि आप या मैं या कोई भी आदमी उस पर यकीन करता है तो सच मानिए कामयाबी तुम्हारे पास। मेरे पास एक लड़का, मेरा स्टूडेंट है, मिस्टर परवेज, उसने मुझे एक दिन बात बताई कि साहब हमारे दोनों कंधों पे फरिश्ते होते हैं। दाएं पे वो फरिश्ता होता है जो मेरी अच्छाइयां लिखता है, बाएं पे वो होता है जो मेरी बहन लिखता है। तो बाद मालूम पड़ा हिंदू ग्रंथों में ऐसा ही। जब घर से चलो तो ये कह के चलो बाएं वाले को कि तू आज से बेरोजगार है, मैं बुरा काम कोई नहीं करूंगा। जब आप बुरा काम कोई नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा ही करेगा। ये तो साथ नहीं है, मैंने आपको कामयाब होने के बता दिया। पर कहीं ऐसी भी कुछ बुराइयां हैं जब हमें आ जाती हैं तो बर्बाद हो जाती। उनसे बच के रहना। जिस तरह आपने बढ़िया कपड़े पहने हैं, बरसात आ रही है तो रेन कोट पहन लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो भाई कपड़े तो खराब हो। सबसे पहले ईगो। आज की तारीख में अगर विजय शर्मा पे 2 पैसे आ जाए ना तो विजय शर्मा सबसे पहले बड़ी कार लेगा और लोगों को दिखाएगा देखो बड़ी कार वाला वकील लोग। ईगो से बचते रहना। दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिखाने की चीजें नहीं है ये। आराम से रहो, जिंदगी जियो। और आगे जिस आदमी का निश्चित लक्ष्य नहीं है उसका कामयाब होना भी ना होना भी तय है। लक्ष्य के बिना गोली चलाओगे ना, निशाना ही नहीं है। आप अपने परिवार की जिम्मेवारी लीजिए। एक बहन ने एक बार मुझे खड़े होकर, वुमेन इंटरेस्ट वुमेन ईयर मनाया जाता ना, तो उसमें बहनों ने मुझे बुलाया था। तो उसने मुझे कहा कि आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि तुम अपनी बीवी से झगड़ा ना करो? माइक पकड़ के कभी झूठ नहीं बोलना। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से प्रार्थना, जब आप पब्लिक में हो तो समझिए परमात्मा के सामने खड़े हो। यदि आप परमात्मा के सामने खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं
तो तुमसे बड़ा कोई पापी ही नहीं। मैंने कहा बहन तो मुझे एक बार 2 सेकंड सोचने का मौका दे, मैं फिर जवाब दूंगा। बोली हाँ मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम घर में भी ऐसे ही हो क्या जितनी बातें मुझे यहाँ कह रहे हो। मैंने कहा हाँ। अगर अपनी पत्नी का वो आदर नहीं कर सकता जो अपनी माँ का करता है तो मर्द कहलाने लायक नहीं। मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात नहीं कर रहा। बोली भैया सच। मैंने कहा इसका सच तू मत मान मेरा, तू मेरी बीवी से पूछ ले। बीवी मेरे साथ थी, उसने बाद में पूछा, उसे यकीन हो गया। आप अपने परिवार को, मैं सच कहता हूँ, यदि अपनी धर्म पत्नी को उतनी ही मोहब्बत करें, मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी के संबंध खत्म हो जाए। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आदर उतना ही करे जितना आप अपनी माँ का करते हैं। तो यकीन मानिए परिवार में कुछ कम पड़ेगी ही नहीं, कभी कभी कम नहीं पड़ेगी, तरक्की होगी, कामयाबी होगी। और हमने दूसरी कहीं पर भी नहीं पहुंचा। एक मेरे अंकल हैं, वो मुझे कहते हैं कि विजय ये बता कि मैं परमात्मा को नहीं मिल पा रहा हूँ, तो मैं से किसी की इच्छा है परमात्मा को मिलने? यदि हो तो बता देना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता है कैसे मिलना। तो मैंने कहा ऐसा है मामा जी, आप रोज तो परमात्मा देखते हैं और कैसे मुझे कभी मिला? तुम्हारी गली में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान कृष्ण के रूप में, बुजुर्ग माताएं हैं। तुमने कभी किसी का हाथ थाम के सड़क पार कराई है? बोला नहीं। मैं आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक दिन मैं सड़क पार करने लगा, मैं खड़ा था सड़क के, तो बहुत मेरा हाथ पकड़ा अनजान बच्चा। मैं उस बच्चे को कभी नहीं मिला, स्कूल गोइंग बच्चा था और ज्यादा से ज्यादा 4 साल का होगा। उसे बोला दादू मुझे सड़क पार करा। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मैंने उसके बच्चे का हाथ पकड़ा, सड़क पार कराई और पार करा के मैंने बेटा तेरा घर कहाँ है? तो सामने गली में उसके घर गया। मैंने ये बच्चा आपका है, सड़क पार करवाई मैंने। तो उसके माँ बाप बड़े खुश हुए, परंतु मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि यार तेरा पोता नहीं है और परमात्मा ने आज इस बच्चे को भेजा है मेरा हाथ पकड़कर दादू ने सड़क पार करा। मैं उसका बड़ा धन्यवादी हुआ कि देखियो कितना ध्यान रखता। सड़क पे उसने मेरी इच्छा पूरी की और मैं सही बता रहा हूँ 9.5 महीने बाद मेरे पोता हो गया। आप कुछ भी करने जा रहे हो तो नहीं रखेगा। और आज उस बच्चे को, वो बच्चा तो थोड़ा बड़ा हो गया, 8-9 साल का हो गया, कभी कभी उसके घर मिलने जाता हूँ। उसके बाप को कहता है तेरे लड़के की कृपा से मेरे यहाँ होता हुआ। बोला नहीं बाबू जी, ये तो हाँ ये कृपा तो परमात्मा की है। इसलिए आप सबके सब ये बात याद रखना कि परमात्मा को मिलना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। जो कहता कभी मिला नहीं मुझे परमात्मा, वो ढूंढ ले, वो तो हमारे अंदर ही रहता है। दिल के आईने में तस्वीर यार, ये शेर तो कहीं कभी किसी और के लिए पढ़ा था मैंने, आज से लगभग 45 साल पहले ये शेर मैंने किसी और के लिए पढ़ा था, और आज मैं भगवान के लिए पढ़ रहा हूँ। उम्र बदल गई ना। दिल के आईने में तस्वीर यार की, गर्दन झुकाई और देख। एनुअल फंक्शन था तो लोगों ने तालियां बजाई और एक ने बहुत जोर से तालियां बजाई। उसको लग रहा था ये शेर मेरे लिए पढ़ा जाए, और सचमुच शेर मैंने उसी के लिए पढ़ा। तो माय डियर, आप जीवन हमारा जो है कंक्लूड करने जा रहा, 2 मिनट। आपने जादूगर देखा ना, 5 बॉल उठाता है ऐसे 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 और कोई बॉल नहीं गिरती। 5 बॉल लाइफ है हमारी, 5 बॉल फैमिली,
हेल्थ, फ्रेंड्स, स्पिरिट और बिजनेस। बिजनेस ऐसी बॉल है जो रबड़ की, ये एक बार गिर जाए दोबारा फिर चला लेंगे, दूसरा बिजनेस खोल लेंगे। परंतु अगर फैमिली की बॉल गिर गई जो कांच की है, वो टूटेगी ना, निशान जरूर पड़ जाएंगे। इसलिए इन चार बॉलों को बचा के रखना। फैमिली, वो कहते हैं ना, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ, मैं सेकंड हेल्थ की बात कर रहा हूँ। प्रथम सुख निरोगी का, ये जब बीमार पड़ जाएंगे तो ये मेरा कमाया हुआ पैसा, ये मेरे कमाए हुए दोस्त, चौधरी साहब, देव जी, नेप साहब, सीकरी जी, ये सारे मेरे दोस्त हैं। ये कभी हाँ एक विजय शर्मा होता था या इससे ज्यादा कुछ नहीं। परंतु दुनिया मेरे दोस्त सेहत के साथ चलनी। द्वितीय सुख घर में हो माया, पैसा पीछे। प्रथम सुख निरोगी का, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख सुत आज्ञाकारी। यदि आपका पुत्र आज्ञाकारी है तो नथिंग लाइक दैट। चौथा, पत्नी हो आज्ञाकारी, आज्ञाकारी ना हो, साथ चलने वाली हो। ये पत्नियां, अब कौन किसकी मानता है, ये तो हम सब परिवार वाले हैं, जानते ही हैं। और उतना ही करो जितना तुम्हें मिल जाए, बहुत सारे की उम्मीद मत करो। अब ये सारे के सारे 50 से ऊपर बैठे हैं, कोई छोटा इसमें नहीं है। इसलिए आपको मैं ये कह रहा, जो मिल रहा है उसे प्रसाद मान लो और जीवन को ठीक ढंग से जियो। परंतु हाँ, एक 4 आने 8 आने 1 रुपए किसी गरीब को मेरे कहने पर दे दिया करो रोज। बहुत ज्यादा की मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछ ले, बिल्कुल जवाब दूंगा, जितनी मेरी समर्थ उसके हिसाब से जवाब दूंगा। और तुम आप लोगों ने पेशेंसली मुझे पूरा 1 घंटा सुना है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय कुमार साहब। आज आपने सेकंड आओ, पार्ट लिया पूछ लो। और बाद में 2 शब्द हमारे नैब साहब बोलेंगे। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सब चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी सारगर्भित और बड़ी दिल को छूने वाली बोली है। अपना अनुभव भी बताया है। ये मेरा अनुभव है। इसमें से बाहर की बातें तो मैं थोड़ी बहुत की, बाकी मेरे जीवन के अपनी सारी। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, चलिए। ये बहन सरोज कामराज भी आई हैं, इनको हम्म, भी नमस्कार। जी जी जी। जी। ये को क्योंकि बहन साउंड बंद है, बच्ची खोल है लीजिएगा तो। साउंड। हाँ जी, कुछ पूछ रही है, मैं क्या साउंड बंद है इनकी, मेरे ख्याल से। साउंड खोलो ना, साउंड नहीं नहीं, मतलब इनकी मेरे से माइक। खोलो साउंड क्या। जी जी जी। अच्छा। आपकी बात अभी भाई साहब मेरे नमस्कार। हम्म ये मेरे साथ भी ऐसा ही, मुझे तो मिराकल ही लगता है। क्योंकि ना अ, हमारे यहाँ बच्चों की शादी को डॉक्टर साहब की बेटा है, उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, एमडी कर रहे थे। तो मैं भी हाँ मन जी। में सोचती कि कभी मेरे यहाँ भी पोता होगा, तो मन में सोचा हम्म करती थी। मेरे हम्म पापा आए और बोले कि SS त्यागी जी के यहाँ 9 अप्रैल को पोता हुआ है। उस दिन 9 अप्रैल हम्म ही थी, मतलब। तो हम्म इधर से चंपा दीदी हमारी जो साथ में जुड़ती हैं, इनका भी पोता हुआ था। ये खबर मैंने उन्हें बताई कि चंपा दीदी का भी हम्म पोता हुआ है, और उधर से हम्म, पापा ने मुझे बताई कि त्यागी जी का भी पोता हुआ होता है। एकदम हुआ। से हो गई, शांत हो गई, क्योंकि मन में तो मेरे भी लगा हुआ था ना कि मुझे भी चाहिए। हम्म तो पापा मेरे भाव पड़ जाया करते थे मन में, जो आते थे तो हम्म कहते क्यों, हम्म तेरे को भी चाहिए। मैं आगे से धीरे से सिर हिलाया, हाँ जी पापा चाहिए। पिता पिता तो तो जानते थे सारी बातों को। 9 अप्रैल, एक हम्म साल बाद, हमारे हम्म यहाँ भी रोहन, जो अब रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है, हुआ। हम्म तो मतलब
कभी कभी हमें मिराकल लगते हैं, पर प्रभु की शक्ति ऐसी है जी, नहीं, ये मतलब मिराकल समझो नहीं है बहन, ये उसकी तरफ छोटी से। बहन मिराकल नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है जो लगातार बरसती है। हम चातक की तरह मुंह खोल लेते हैं, उसे बूंद पड़ जाती है। एक चातक पंछी है जो बरसात की पहली बूंद अपने मुंह में लेता है, और वो सारा साल मुंह खोल के रखता है कि कभी तो ठाकुर कृपा करेंगे, और वो मुंह खोलता है, पहली बूंद पड़ते ही तृप्त हो जाता है। तो ठाकुर की कृपा तो हम पे लगा। मैं ठाकुर इसलिए कहता हूँ, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, आप किसे माने, मैं भगवान कृष्ण को ठाकुर कहता हूँ। तो उनकी कृपा तो लगातार हम पे बरस, बस हम अच्छा, आज। बस मानने की बात है। चलिए साहब, कोई किसी की जिज्ञासा हो तो ठीक है, फिर नहीं तो नैब साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभी शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय जी। आ, जीवन के सूत्र आज आपने बताए। टॉपिक था तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए। फिर मुझे लगता है जो जीवन के सूत्र बताए हैं उनको जी लिया जाए तो तनाव तो वैसे नहीं होगा। ठीक कह वैसे रहे हो। मैं आज सब का कह इनका रहा हूँ। आज का जो इनका टॉपिक्स थे, या जो भी इन्होंने डॉट्स वगैरह बताए, वो एक किताब लिखी हुई है स्टीफन आर कोवी ने, हाँ जी, हाँ जी, सेवन वही। हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ जी, हाँ जी, और उन्हीं पे। बिल है, और लोगों को खरीद के पढ़नी चाहिए। और उसमें आज जो उन्होंने बताए हैं वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तब लगने लगती है कि जब कोई चीज पढ़ी हो, लिखी गई हो, लेकिन हम्म, साथ आप उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जब बताते हैं ना कि ऐसा हुआ, हम्म, ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा मेरे मित्र के साथ हुआ। हम्म। ये एक नेचुरल जस्टिस है, नेचर का जस्टिस है, जो आज इन्होंने कई बातें बताई कि एक चार ब्रदर थे, उनके फादर के साथ ऐसा किया। चार तो हैं सर, वो अभी भी हैं। लॉ, जिंदा है हाँ, जो चार। लॉ ऑफ नेचर है सर, लॉ ऑफ नेचर, वो उसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। हम्म, जो किया है वही लौट कर आना है। और जैसे कर्म करोगे, वो अगर यही उम्र में हो गया तो हो गया, वरना फिर दोबारा लौट के आना है और फिर भुगतना है। बल्कि हम लोग तो जो कई बार मैं इस बात को भी कहता हूँ कि हम लोग जो पति पत्नी के रिश्ते में आते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते में आते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्मों के कर्जे चुकाने के लिए आते हैं। कहीं ना कुछ लेन देन होता है, कुछ इससे लेना होता है, किसको देना होता है। कईयों में देखते हैं कि आप बड़े मित्रवत होते हैं, कई लोग में आपसी में कुछ ना कुछ ऐसी खटपट रहती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है। तो लॉ ऑफ नेचर तो सब लिए, कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, 10 बार सोचें। और अनजाने में भी कुछ गलत कर रहे हो तो डर के रहें कि गलत ना हो जाए। ईश्वर से बार बार प्रार्थना यही करते रहें कि हमसे अनजाने में भी, भूल से भी कभी कुछ गलत ना हो, किसी का मेरी वजह से नुकसान ना हो। फायदा हो जाए मेरे अनजाने में हो जाए, मैं जानबूझ के किसका फायदा कर दूं, वो डिफरेंट चीज है। किसको 10 रुपए दे दूं ना दूं, मेरी वजह से किसको फायदा हो जाए, या मेरे किसको कहने से फायदा हो जाए, वो डिफरेंट है। लेकिन मेरे कहने से या मेरे करने से या मेरे जानबूझ के करने से अनजाने में भी किसी का अगर नुकसान हो जाए तो उसको कहाँ चुकाना पड़ेगा, ईश्वर ही जानता है। तो वाकई में उस 7 हैबिट्स, अगर हम लोग उस हैबिट्स को अपने ऊपर डाल लें, उसको जीवन में उतार लें, तो इससे सुंदर बात क्या है। और करना चाहिए, एंड इट इज नेवर टू लेट। अगर हम ये सोचे कि आज हम 60 के हो गए, हम 65 के हो गए, हम 70 के हो गए, अब क्या फायदा, अब तो पूरी जिंदगी जी ली, नहीं। जो बची खुची जिंदगी है, मैं सोचता हूँ 5 साल भी हैं, 10 साल भी हैं, उनमें भी इन हैबिट्स को हम लोग डेवलप कर लें, तो बची हुई जिंदगी की क्वालिटी तो एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी। और किए हुए कर्म अगर कुछ गलत है तो उनके पश्चाताप का भी हम लोग को टाइम मिल जाएगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो आगे हमारे काम आए। आज का आपका उद्बोधन बहुत मैं तो कहूंगा कि जो जो जिया वो कह दिया। जो आपने खुद अपने एक्सपीरियंस भी बताए, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस बताए, अपने जानने वालों के एक्सपीरियंस बताए चारों तरफ। क्योंकि आपका देखिए, आप यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन, एडवोकेट हैं, तो आपके संपर्क में इतने लोग आते हैं और हर आदमी के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो चीजों को आपने देखा है, समझा है, बुझा, और फिर उनको आपने निचोड़ के किताब में अपने पास पॉइंट पर लिखा हुआ, और उसको आप खुद भी पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं लोग तक भी पहुंचाए। आपके इस प्रयास का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय कुमार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय विजय कुमार से संबंधित ही है। सोचने में अद्भुत सामर्थ्य होता है।
सोचने में अद्भुत सामर्थ्य होता है। आपकी सोच ही तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपकी सोच ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आप जो भी हैं वो आपकी सोच ने, आपकी विचार शक्ति ने ही आपको बनाया है। जी। आप जो भी हैं वो आपकी सोच ने, आपकी विचार शक्ति ने आपको बनाया है। अच्छा करने के लिए आपको बाध्य तो नहीं किया जा सकता। अच्छा करने नहीं। के लिए आपको बाध्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छा सोचने की सलाह जरूर दी जा सकती है। हाँ ठीक। लेकिन अच्छा सोचने की जरूर सलाह दी जा सकती है। बहुत आइए। खूब। आइए तीन। वाह 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 वाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। आइए, आइए तीन बार उनका उच्चारण करते हैं। ओ, ओम। ओम। शांति 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 शांति। प्रणाम। सभी को प्रणाम, सबका सभी बहुत को। अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी गणेश। साहब आपका भी, सीकरी साहब आपका भी, देव ऋषि जी आपका भी, बहन सरोज काला चली गई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना समय दिया और मैं इसके लिए आजीवन आभारी रहूं, आजीवन आभारी रहूं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा